दिनांक 24 जुलाई वर्ष 2020, नवीं कक्षा, मैथ्स 2। आइए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, समांतर रेखाएं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे समांतर रेखाएं कहते किसको हैं, परिभाषा क्या है इसकी। तो देखिए, दो शर्तें हैं। यदि ये दो शर्तें पूरी हो तो रेखाओं को समांतर रेखा कह सकते हैं। कौन सी दो शर्तें? पहली शर्त तो ये है कि वे रेखाएं एक ही प्रतल में हों, और दूसरी शर्त है कि वे परस्पर प्रतिच्छेदित ना करती हों, चाहे उसे कितना भी आगे बढ़ाया जाए, कितना भी उसको एक्सटेंड किया जाए किसी भी दिशा में। तो ये दो शर्तें हैं। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए कि मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें कुल 8 प्रतल हैं, 4 दीवारें हैं, ऊपर एक छत, नीचे फर्श। इस तरह से 6 प्रतल हैं टोटल। तो यहाँ पर देखिए, रेखा L और M, ये मैंने दो रेखाएं यहाँ पर ड्रॉ की हैं। रेखा L, ये रेखा L है, और ये रेखा M। अब देखिए, ये एक ही प्रतल पर हैं, एक ही सतह पर हैं, या एक ही तल पर हैं। प्रतल यानी सतह, तल। तो ये देखिए, ये प्रतल हो गया, और इस एक ही प्रतल में, उसी प्रतल में रेखा L भी है और रेखा M भी है। अब इस रेखा L को किसी भी दिशा में एक्सटेंड करें, रेखा उसी और M को भी आप एक्सटेंड करिए, ये कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो ये रेखा L और M ये एक ही प्रतल पर हैं और ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, इसलिए रेखा L और M ये समांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये रेखा A है और ये रेखा B है। ये दोनों रेखाएं भी देखिए एक ही प्रतल पर हैं, एक ही तल पर हैं। इसे मैंने छत पे ड्रॉ किया है, बॉक्स के छत पर ड्रॉ किया है। दोनों रेखाएं बॉक्स के छत पर ही हैं, यानी एक ही तल पर हैं। तो यहाँ एक शर्त तो पूरी हो रही है कि दो रेखाएं एक ही प्रतल पर हैं, लेकिन यहाँ दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। दूसरी शर्त ये थी कि वो प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए, पर ये दोनों प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, तो इसलिए यह समांतर रेखाएं नहीं हो सकती। अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर रेखा L देख लीजिए, और इस प्रतल पर रेखा M देख लीजिए। अब देखिए, रेखा M और रेखा L, इसे कितना भी एक्सटेंड किया जाए, कितना भी बढ़ाया जाए किसी दोनों दिशाओं में, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। रेखा M और ये रेखा L कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो एक शर्त तो यहाँ पूरी हो रही है कि ये रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि L एक अलग प्रतल में है और जो N है वो एक दूसरे प्रतल में है, दूसरे सतह पर है, दूसरे प्रतल पर है। तो ये प्रतिच्छेदित तो नहीं करेंगी, परंतु एक प्रतलीय नहीं है, इसलिए रेखा L और रेखा M को हम समांतर रेखाएं नहीं कह सकते। तो आप समांतर रेखाओं की परिभाषा समझ गए होंगे। इसे आप नोटबुक में लिखना और इसका उदाहरण भी इस तरह से दिखा देना। परिभाषा क्या लिखोगे? दो रेखाएं, जो वह रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेदित ना करती हों और एक ही प्रतल पर स्थित हों, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह से आकृति बनाकर आप लिख देना। उदाहरण, रेखा L तथा रेखा M। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, अगली संकल्पना पर। देखिए, दो रेखाएं मैंने बनाई हैं और उसको एक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो दो रेखाएं और एक रेखा, एक तिर्यक रेखा द्वारा कुल कितने कोण बनते हैं? कोण का मतलब ज़रा समझ लीजिए, कुछ लोग पहचान नहीं पाते। जैसे मैं कोण 1 कहूँ, 1, तो 1 कौन से V के आकार के अंदर आ रहा है? देखिए, ये V का एक आकार बन रहा है, उसके अंदर मैंने 1 लिखा है। तो जब मैं 1 कहूँ, 1 कोण 1, तो इसका मतलब ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 इस V के अंदर है। जब भी V जैसा आकार बने तो वहाँ कोण बनता है एक। अब मैं कहूँ कोण 2, तो कोण 2 देखिए, ये जो V का आकार है इस V के अंदर है, तो ये कोण 2 की बात हो रही है। इसी प्रकार ये कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5, ये कोण 6,
और ये रहा कोण 7, ये रहा कोण 8। तो दो रेखाओं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कुल 8 कोण का निर्माण होता है। 4 कोण ऊपर बनते हैं, 4 कोण नीचे की तरफ बनते हैं। अब इन 8 कोणों में से हमें पहचानना है कि संगत कोणों की जोड़ियां कौन सी होती हैं, एकांतर कोण की जोड़ियां कौन सी होती हैं, बाह्य एकांतर की जोड़ियां किसे कहते हैं, अंतः कोणों की जोड़ी किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, रैखिक युगल कोण किसे कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संगत कोण के बारे में। देखिए, संगत कोण की जब भी बात आए तो आप समझ लेना कि ऐसे दो कोण जिनके द्वारा एफ जैसे आकार बने। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है, दोनों एफ़ के जैसा आकार बना रहे हैं। ये पहला कोण और दूसरा कोण मिलके एफ़ जैसा आकार बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है, एफ़ जैसा आकार बन गया। तो जब भी दो कोण मिलके एफ़ जैसे आकार का निर्माण करें तो ऐसे दो कोण हमेशा संगत कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि कोण नंबर 4 और ये कोण नंबर 8, ये दोनों एफ़ के जैसा आकार बना रहे हैं, कोण 4 और कोण 8। तो ये एक संगत कोण हो गया। ऐसे ही अगर राइट साइड में ले लें तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 एफ़ के जैसा आकार बन रहा है। कोण 3 हो गया और ये कोण 7 हो गया, एफ़ के जैसा आकार। उल्टा अगर ले लें तो देखिए, ये कोण 5 और ये कोण 1, ये भी संगत कोण है क्योंकि एफ़ जैसा आकार बन रहा है। दूसरी ओर विपरीत दिशा में यदि जाए तो राइट साइड में कोण नंबर 6 और ये कोण नंबर 2 एफ़ जैसा आकार है, तो ये संगत कोण है। तो यहाँ पर एक और आकृति बनाया है मैंने। उस आकृति के आधार पर हम लोग यहाँ पर संगत कोणों की जोड़ियाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, कोण सी का संगत कोण, ये कोण सी है, इसका संगत कोण जी होगा क्योंकि सी और जी मिलके एफ़ जैसे आकार बना रहे हैं। ऐसे ही इस तरफ दाईं तरफ कोण बी और ये कोण एफ़, ये संगत कोण की जोड़ियाँ हैं। उल्टा देख लें तो देखिए, कोण एच और कोण डी, ये भी एक उल्टा एफ़ जैसा आकार बन रहा है। कोण एच और ये कोण डी, तो ये भी संगत कोण है। इस दाईं तरफ देखिए, कोण ई और ये कोण ए। कोण ई कैसे था? ये इस तरह से कोण ई है और कोण ए कैसे है? ये रहा कोण ए। तो दोनों देखो एफ़ के उल्टा एफ़ जैसा आकार बन रहा है, उल्टा एफ़। तो इसलिए कोण ई और कोण ए, ये भी संगत कोणों की जोड़ियाँ हो गई। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप भी अपने नोटबुक में लिख लेना। अब आते हैं एकांतर कोणों की जोड़ियाँ। एकांतर कोणों की जोड़ियाँ पहचानने का एक आसान उपाय है कि ऐसे दो कोण जो Z जैसा आकार बनाएं, Z की तरह जो आकार बनाते हों, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अभी ये Z उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है। फिर ये ZN जैसा आकार भी बन सकता है। अब यहाँ जो रेखा है वो ऊपर और नीचे है, इसलिए Z जैसा आकार बनेगा। अगर वही रेखा लेफ़्ट और राइट में होती तब ये N जैसा आकार बनता। तो Z या N जैसा आकार यदि बन रहा है तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कोण C, ये कोण C हो गया और ये कोण E हो गया। कोण C और कोण E देखिए Z जैसा आकार बन रहा है, तो कोण C और E ये एक एकांतर कोण है। ऐसे ही कोण B और कोण H, कोण B और कोण H, ये दोनों मिलकर भी Z जैसा आकार बना रहे हैं, तो कोण B और H भी एकांतर कोणों की जोड़ियाँ हो गई। मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आइए समझ लेते हैं बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियाँ किसे कहते हैं। बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियाँ, जो एकांतर कोण होते हैं उसका जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, उनके शीर्षाभिमुख कोण ही बाह्य एकांतर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एकांतर कोण क्या मिल रहा था? C और E मिल रहा था। तो देखिए, C का एकांतर कोण यानी C के सामने ही
एक कोण ए बन रहा है, सी के सामने क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ऐसे ही ई, यहाँ कोण ई है, ई के सामने क्या है, जी है। तो ये ए और जी ये बाह्य एक अंतर कोण हो गया। तो ये कोण ए और कोण जी बाह्य एक अंतर कोण हो गया। दूसरा एक अंतर हमने क्या लिखा है, कोण बी और कोण एच। तो बी के सामने देखो कौन सा कोण है, बी के ठीक सामने डी बन रहा है, और एच के ठीक सामने एफ बन रहा है। तो डी और एफ ये दोनों कोण भी बाह्य एकांतर कोण हो गए। तो एकांतर कोण के जो शीर्षाभिमुख कोण है, सामने बनने वाले कोण है, वो बाह्य एकांतर कोण होते हैं। तो पांचवा कॉन्सेप्ट समझ गए आप। छठे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अंतः कोणों की जोड़ियाँ। अंतः कोण पहचानने का तरीका ये है कि जब दो कोण सी जैसा आकार बनाएं, सी उल्टा सी भी हो सकता है, या फिर यू जैसा, सी या फिर यू जैसा आकार बनाते हो, उल्टा यू भी हो सकता है। सी या यू आकार जैसा अगर बन रहा है दो कोण मिला करके, तो वो अंतः कोण कहे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो कोण सी है और ये जो कोण एच है, ये देखिए ये सी के जैसा आकार बन रहा है। तो ये सी, कोण सी और कोण एच ये अंतः कोण हो गए। ऐसे ही देखिए ये कोण बी है और ये कोण ई है, कोण बी और कोण ई, सी जैसा आकार बन रहा है, तो कोण बी और कोण ई ये भी अंतः कोण कहलाएंगे। तो अंतः कोण की जोड़ी हो गई। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे, मैंने बोल दिया है, वो सुन करके लिख लीजिएगा। अब शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हों, तो ये जो सामने सामने जो कोण बनते हैं एक दूसरे के विपरीत ओर, उन्हें शीर्षाभिमुख कहते हैं। यानी एक्स जैसा आकार बनना चाहिए। ये देखिए सामने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के माप हमेशा बराबर होंगे। जहाँ पर मैंने जो ऊपर जो आकृति बनाई है उसके आधार पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ डी और बी देखिए ठीक सामने सामने हैं, ये रेखा और ये रेखा एल दोनों प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये जो चार कोण बन रहे हैं इसमें हम शीर्षाभिमुख पहचान सकते हैं। इन चार कोणों में से जो सामने सामने वाले जो कोण हैं, जैसे डी बी और सी ए, तो डी और बी शीर्षाभिमुख कोण है, सी और ए भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे पहचानना है आप समझ गए होंगे। अब इनकी विशेषता क्या है कि इनके माप हमेशा बराबर होते हैं। यानी डी का माप जितना होगा बी का माप भी उतना ही होगा, ए का माप जितना होगा सी का माप भी उतना ही होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही नीचे यदि देख लें, नीचे यदि देखें तो ये देखिए ये जो रेखा एम है और ये जो रेखा है, मैं इसे नाम नहीं दिया हूँ, और आप यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का जो सर्कल घूम रहा है इसके इशारे से आप समझ सकते हो ये जो रेखा है और ये रेखा एम है, यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं। तो इसमें शीर्षाभिमुख कैसे पहचानेंगे? ये जो आमने सामने हैं, कोण एच और कोण एफ शीर्षाभिमुख है, जी और ई शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख के माप हमेशा बराबर होते हैं। यानी एच का माप जितना होगा एफ का माप भी उतना ही होगा, जी जितना होगा ई का माप भी उतना ही होगा। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। छठा और आखिरी कॉन्सेप्ट है रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण देखिए टी जैसा आकार बनेगा। रेखीय युगल कोण में टी जैसा आकार बनता है। ये उल्टा टी भी हो सकता है, सीधा टी। तो टी जैसा जब भी आकार बन रहा हो इस तरह से भी बन सकता है। तो दो कोण मिलके टी जैसा आकार जब बनाए तो समझ लीजिए वो रेखीय युगल कोण है। और रेखीय युगल कोण की एक विशेषता होती है कि उनका योगफल हमेशा 180 होता है, इसलिए उसे हम संपूरक भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोण डी और ए, ये दोनों कोण मिलके टी जैसा आकार बन रहा है, तो कोण डी प्लस कोण ए हमेशा 180 अंश होगा, इसीलिए हम इसे संपूरक कहते हैं। यदि दो कोण का योगफल 180 आए तो ऐसे कोणों को संपूरक कहते हैं, संपूरक। ऐसे ही कोण एच प्लस ई 180 होगा, यहाँ पर सी प्लस बी, कोण सी प्लस कोण बी ये भी 180 होगा। तो ये था रेखीय युगल कोणों के बारे में।
तो इन शॉर्ट हमने अब तक क्या क्या सीखा देखिए। यदि रेखाएं समांतर हों, हमने अभी तक सीखा संगत कोणों की जोड़ियां पहचानना, एकांतर कोणों की जोड़ियां पहचानना, अंतः कोणों की जोड़ियां पहचानना, शीर्षाभिमुख कोण पहचानना, रेखीय युगल कोण पहचानना। अब इनकी विशेषताएं भी ज़रा आप समझ लीजिए। यदि रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण के माप हमेशा बराबर होंगे, यानी संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण भी हमेशा सर्वांगसम होते हैं। अंतः कोण हमेशा संपूरक होते हैं, यानी उनका योगफल 180 होता है। पीछे मैंने आपको बताया था अंतः कोण, मैंने समझाया था किसे कहते हैं अंतः कोण। दो कोण जब सी जैसा आकार बनाते हों, जैसे कि कोण सी और एच, तो ये अंतः कोण हमेशा संपूरक होंगे, यानी इनका योगफल हमेशा 180 आएगा। कब? यदि रेखाएं समांतर हों तब। ये जो 3 नियम मैंने लिखे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ तब लागू होते हैं जब रेखाएं समांतर हों। रेखा समांतर नहीं होगी तो ये संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण तो होंगे, लेकिन वो सर्वांगसम या संपूरक नहीं होंगे, ये लागू नहीं होगा। चौथा नियम आप समझ लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं। रेखीय युगल कोण हमेशा संपूरक, यानी कि योगफल 180 होता है उनका। तो ये 5 नियम अभी तक मैंने आपको समझाए हैं। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पूरा करना है उसे और ग्रुप में भेजना है। ये आकृति मैंने बनाई है रेखा एल और रेखा एम। रेखा एन इसकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं, कोण ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये जो आकृति है इसके आधार पर आपको संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रेखीय युगल कोण, इनकी जोड़ियाँ पहचान करके लिखना है और इसे ग्रुप में भेजना है। तो बहुत थोड़ा सा होमवर्क है और आज सब के सब होमवर्क करके आज ग्रुप में भेजिए। फिर आगे का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।